हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। ये पार्ट 3 है, तो शुरू करते हैं। दूषित जल से होने वाले रोग। तो दूषित जल से होने वाले रोग हैं टाइफाइड, हैजा, पैचिस। ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। ज़्यादातर ये प्रमुख रूप से 3 ही रोग पूछते हैं जब भी दूषित जल से पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही रोग होते हैं। टाइफाइड, हैजा, पैचिस ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं। टाइफाइड, हैजा, पैचिस दूषित जल से होने वाले ये रोग हैं। काली खांसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो काली खांसी रोग है ये बोर्डेटेला परटूसिस के कारण होता है। बोर्डेटेला परटूसिस के कारण होता है। काली खांसी रोग में जो टिक्का लगाया जाता है वो डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। काली खांसी रोग में डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। तो काली खांसी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो काली खांसी रोग है बोर्डेटेला परटूसिस के कारण होता है। बोर्डेटेला परटूसिस के कारण काली खांसी रोग होता है। गोनेरिया रोग के लक्षण क्या हैं? तो गोनेरिया रोग के लक्षण देखिए, जननांगों में सूजन एवं मूत्र में जलन। जो जननांग में सूजन एवं मूत्र में जलन, ये किस रोग की विशेषता है पूछ सकता है। जननांगों में सूजन एवं मूत्र में जलन होना, ये किस रोग के लक्षण है? तो गोनेरिया। तो गोनेरिया रोग में क्या होता है? जननांग है, उन जननांगों में सूजन आ जाती है एवं मूत्र में जलन होती है। गोनेरिया रोग है ये यौन संचारित रोग है। गोनेरिया रोग क्या है? एक यौन संचारित रोग है, यानी यौन संबंध द्वारा ये गोनेरिया रोग फैलता है। टिटनेस रोग में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो टिटनेस रोग में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी उत्तरदायी है। और काली खांसी की तरह टिटनेस रोग में भी डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। तो टिटनेस रोग में कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? टिटनेस रोग में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु उत्तरदायी है। और टिटनेस में भी काली खांसी की तरह टिटनेस में भी डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। अगला देखिए, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्थीरिया रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया रोग होता है। और डिप्थीरिया रोग में जो परीक्षण होता है वो परीक्षण होता है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है ये पूछ सकते हैं कि डिप्थीरिया रोग में कौन सा टेस्ट होता है, इसका परीक्षण कौन से टेस्ट द्वारा होता है? सिक टेस्ट द्वारा होता है। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरिया रोग में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो डिप्थीरिया रोग में वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, अर्थात गला भी प्रभावित होगा ही। तो गला एवं श्वसन तंत्र ये प्रभावित होते हैं। तो डिप्थीरिया रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित हो सकता है पूछ सकते हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फेफड़े। तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो न्यूमोनिया होता है, तो आपको पता है न्यूमोनिया जुखाम से संबंधित, नाक से संबंधित, अर्थात श्वसन तंत्र से संबंधित है। न्यूमोनिया रोग में क्या होता है कि इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। न्यूमोनिया रोग का जीवाणु क्या है? न्यूमोनिया रोग का जीवाणु है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है और ये प्रोटोजनित रोग है। पहला तो मलेरिया है, वो ये मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजनित रोग है। इसमें एमबीटी परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है मलेरिया में? एमबीटी परीक्षण होता है। ये प्रोटोजोआ से फैलता है
इसमें रोग कारक प्लाज्मोडियम होता है और मलेरिया रोग में जो रोग वाहक है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये चारों प्रश्न आपको याद रखने हैं कि मलेरिया में एमबीटी का परीक्षण होता है नंबर 1। नंबर 2 मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। नंबर 3 मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, यानी रोग कारक प्लाज्मोडियम है। और नंबर 4 मलेरिया रोग है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है। तो मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव में होती है? तो प्लाज्मोडियम की मेरोजाइट अवस्था एवं लैंगिक अवस्था, ये स्पेरोजाइट नहीं होगा, मेरोजाइट एवं लैंगिक अवस्था है वो प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव में होती है? मेरोजाइट एवं लैंगिक अवस्था। तो लैंगिक अवस्था में भी प्लाज्मोडियम होता है। अगला क्वेश्चन, निंद्रा रोग की रोगवाहक है। तो निंद्रा रोग की रोगवाहक है सीसी मक्खी। निंद्रा रोग की रोगवाहक है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग होता है। निंद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। और नंबर 3 निंद्रा रोग का रोग कारक ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ है, यानी ट्रिपनोसोमा है। रोग कारक कौन सा? ट्रिपनोसोमा है। प्रोटोजनित रोग है, सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग फैलता है। ये तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। निंद्रा रोग सीसी मक्खी के कारण फैलता है, रोगवाहक सीसी मक्खी है निंद्रा रोग में। निंद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित है। निंद्रा रोग का रोग कारक ट्रिपनोसोमा है। अगला क्वेश्चन, कालाजार रोग का रोगाणु। तो कालाजार रोग का रोगाणु है लिस्मानिया। कौन सा है? लिस्मानिया। और ये कालाजार रोग है, यह भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ से फैलता है। तो प्रश्न 1 कालाजार रोग का रोगाणु लिस्मानिया। प्रश्न 2 कालाजार रोग का फैलता है तो वो प्रोटोजोआ से। नंबर 3 कालाजार रोग का रोगवाहक बालू मक्खी। नंबर 4 कालाजार रोग के लक्षण। तो देखिए कालाजार रोग में तीव्र बुखार आता है, शरीर पर दाने और चकते बन जाते हैं। तो ये कालाजार में रोगवाहक बालू मक्खी है, रोग कारक लिस्मानिया प्रोटोजोआ है। अगला देखिए पायरिया रोग। अब पायरिया आप समझते हैं दांतों से संबंधित है। पायरिया रोग का रोगाणु कौन सा है? एंट अमीबा जिंजेबेलिस। पायरिया रोग है, यह भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया रोग का रोग कारक है एंट अमीबा जिंजेबेलिस। और पायरिया दांतों से संबंधित है, यानी मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े कमज़ोर होते हैं। तो पायरिया रोग का रोगाणु है एंट अमीबा जिंजेबेलिस। पायरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला देखिए संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? संक्रामक रोग आप समझ गए होंगे, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है। अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा। टीबी है किसी को तो उसके पास नहीं रहना चाहिए, उसके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वरना आपको भी टीबी हो जाएगा। और किसी को मम्प्स है तो उसके कपड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उसके पास नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको भी मम्प्स हो जाएगा। याद रखिए टीबी में एक थेरेपी काम में ली जाती है डॉट्स थेरेपी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि डॉट्स थेरेपी का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? डॉट्स थेरेपी का प्रयोग टीबी में किया जाता है।
तो मलेरिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। टीबी संक्रामक रोग है। मम्प्स संक्रामक रोग है। एड्स संक्रामक रोग है। गोनेरिया संक्रामक रोग है। सिफिलिस संक्रामक रोग है। ये कुछ संक्रामक रोग हैं, आपको याद रखने हैं। कैंसर का इलाज होता है, देखिए थेरेपी कौन कौन सी थेरेपी ये काम में ली जाती है? कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी, और एक होती है एक्सरे थेरेपी, एक्सरे किरण थेरेपी। तो एक्सरे किरण थेरेपी, ये 3 थेरेपियां होती हैं कैंसर के इलाज में। एक्सरे थेरेपी है, ये तो लगभग सब जानते हैं और होती भी हैं। तो कैंसर का इलाज होता है कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी द्वारा। तो पूछा जाता है कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। ये कीमोथेरेपी तो पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में काम में ली जाती है। रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज में काम में ली जाती है। अगला कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? तो एक तरफ रेडियो एक्टिव तत्व है, दूसरी तरफ कैंसर है। तो एक तरफ रेडियो एक्टिव तत्व है, दूसरी तरफ कैंसर है, और नीचे कैंसर के प्रकार लिखे हैं, और नीचे रेडियो एक्टिव तत्व लिखे हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब है इनके माध्यम से इस प्रकार के कैंसर का इलाज होता है। तो सोडियम 24, इससे रक्त कैंसर का इलाज होता है, ये बात सही है। सोडियम 24, इससे रक्त कैंसर का इलाज होता है, ये सही है। कोबाल्ट 60, इससे सामान्य कैंसर का इलाज होता है। आयोडीन 131, इससे रक्त कैंसर का इलाज नहीं होता। आयोडीन 131 से गलगंड कैंसर का इलाज होता है, अर्थात गले में जो कैंसर होता है उसका इलाज आयोडीन 131 से होता है। और आपको पता है गलगंड रोग है, जिसे गलघोंटू रोग भी कह देते हैं, इसका इलाज में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आपको सबको पता है। सीजियम 137, ये मस्तिष्क के कैंसर में, और ये चारों ही कैंसर अर्थात रक्त कैंसर, सामान्य कैंसर, गले का कैंसर और मस्तिष्क कैंसर, चारों ही कैंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सोडियम 24, इसका प्रयोग रक्त कैंसर में, कोबाल्ट 60 सामान्य कैंसर में, आयोडीन 131 गलगंड रोग गले से संबंधित कैंसर में, और सीजियम 137 मस्तिष्क के कैंसर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्सिनोजन कैंसर है? निम्न में से कौन सा? आप देखिए एक प्रकार और आ गया कैंसर का, कार्सिनोजन कैंसर। मस्तिष्क कैंसर देख लिया, रक्त कैंसर देख लिया, सामान्य कैंसर देख लिया, गले का कैंसर देख लिया, अब आ गया फेफड़े का कैंसर एवं त्वचा का कैंसर, जिसे कहते हैं कार्सिनोजन कैंसर। तो 5वां कैंसर का प्रकार और आ गया। तो निम्न में से कौन सा कार्सिनोजन कैंसर है? निम्न में से कौन सा कार्सिनोजन कैंसर है? तो त्वचा कैंसर एवं फेफड़ों का कैंसर है, ये है कार्सिनोजन कैंसर। तो पूछा जा सकता है कार्सिनोजन कैंसर कौन सा कैंसर को कहते हैं? जो त्वचा कैंसर है, फेफड़ों से संबंधित कैंसर होता है, वो कार्सिनोजन कैंसर है। जबकि ल्यूकोमास कैंसर है, यानी पूछा जाए आपके कि ल्यूकोमास कैंसर कौन सा कैंसर है, तो ये रक्त से संबंधित कैंसर है। ये दोनों कैंसर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोजन कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, त्वचा संबंधी कैंसर है। और आपको तो पता है त्वचा संबंधित कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, तो एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोजन कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। एक है रक्त कैंसर, यह रक्त कैंसर भी बहुत खूब होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोमास प्रकार का कैंसर है, यह रक्त कैंसर है। ल्यूकोमास
किस प्रकार कैंसर है? ये भी रक्त कैंसर है। एड्स रोग से संबंधित परीक्षण कौन कौन से हैं? तो एड्स से संबंधित परीक्षण होते हैं कुछ, पीसीआर परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ये एड्स रोग से संबंधित टेस्ट हैं। और भी टेस्ट होते हैं छोटे मोटे, लेकिन ये बड़े वाले टेस्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एड्स रोग से संबंधित परीक्षण या टेस्ट नहीं है? ऑप्शन देगा पीसीआर टेस्ट, ऑप्शन 2 देगा एलिसा टेस्ट, ऑप्शन 3 देगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन डी देगा सिक टेस्ट। तो सिक टेस्ट एड्स से संबंधित नहीं है। एड्स से संबंधित टेस्ट हैं पीसीआर टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। आपको ये बताना है कि सिक टेस्ट किससे संबंधित है। हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस रोग में यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस है ये वायरस जनित रोग है और हेपेटाइटिस रोग में सर्वाधिक घातक है HCV। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यकृत अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में यकृत अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस में सर्वाधिक घातक है HCV। ये हेपेटाइटिस के प्रकार हैं। तो HCV हेपेटाइटिस प्रकार का जो रोग है वो सबसे घातक होता है, यकृत से संबंधित है हेपेटाइटिस। मम्प्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मम्प्स रोग में लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। याद रखिए मम्प्स रोग एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे में संक्रमण के द्वारा फैल सकता है। जैसे कि आपने किसी का जूठा खा लिया, जैसे हम केक खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, खास कर केक, तो केक खिलाते हैं तो जूठा खा लेते हैं हम एक दूसरे का, तो फैल जाता है मम्प्स रोग। MR का टीका कौन से रोग में लगाया जाता है? तो MMR का टीका ये मम्प्स रोग में लगाया जाता है क्योंकि मम्प्स रोग में लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होती है। पूछा जा सकता है पैरोटिड ग्रंथि का संबंध लार से न, पैरोटिड लार ग्रंथि पूछा जा सकता है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि है ये गले में होती है। MMR का टीका कौन से रोग में लगाया जाता है? MMR का टीका मम्प्स रोग अर्थात गलसवा रोग में लगाया जाता है। मम्प्स रोग अर्थात मम्प्स रोग को एक गलसवा रोग कहते हैं क्योंकि गले में होता है। अन्य रोग देखिए तो खसरा में भी MMR का टीका लगाया जाता है और रूबेला रोग में भी MMR का टीका लगाया जाता है। इन तीनों रोग में MMR का टीका लगाया जाता है। तो पूछा जा सकता है इनमें से किस में MMR का टीका नहीं लगाया जाता? ऑप्शन ए मम्प्स रोग, ऑप्शन बी खसरा रोग, ऑप्शन सी रूबेला रोग, ऑप्शन डी काली खांसी। तो काली खांसी में टीपी टीका लगता है। तो MMR का टीका है ये मम्प्स रोग में लगता है, खसरा रोग में लगता है और रूबेला रोग में MMR का टीका, खसरा रोग में MMR का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन, खसरा रोग किस वायरस की वजह से होता है? खसरा रोग किस वायरस की वजह से होता है? तो मारबेली वायरस के कारण, मारबोली वायरस के कारण। तो खसरा रोग है ये मारबोली वायरस के कारण होता है। खसरा रोग मारबोली वायरस के कारण होता है। इसमें MMR का टीका लगता है। चेचक का वायरस, तो चेचक का वायरस है वेरिओला वायरस। चेचक का अन्य नाम है स्मॉल पॉक्स। चेचक का अन्य नाम है स्मॉल पॉक्स। और चेचक में जो वायरस है वो वायरस है वेरिओला वायरस। चेचक में वायरस है वेरिओला वायरस। यह पूछे स्मॉल पॉक्स का वायरस है वेरिओला वायरस। कोनेन की छाल जो सिनकोना पादप से मिलते हैं, इस किस रोग में सहायक है? कोनेन की छाल का प्रयोग मलेरिया में होता है और MBT परीक्षण होता है मलेरिया में।
स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो स्वाइन फ्लू भी एक संक्रामक रोग है और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। तो स्वाइन फ्लू किस प्रकार का है? वायरस संबंधित है। नंबर 2, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो H1N1 वायरस से होता है। और ये वायरस ज़्यादातर पक्षियों द्वारा फैलता है मनुष्य में। चिकनगुनिया रोग का रोग वाहक है। तो चिकनगुनिया एंडीज मच्छर से होता है। एंडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया हो जाता है और इसमें जो वायरस है वो है अल्फा वायरस। एंडीज मच्छर है वो अल्फा वायरस शरीर में छोड़ देता है और चिकनगुनिया हो जाता है। तो चिकनगुनिया एंडीज मच्छर से होता है, चिकनगुनिया अल्फा वायरस से होता है। अगला है डेंगू रोग। डेंगू रोग इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। बहुत तेज बुखार होता है डेंगू रोग में। डेंगू रोग का जो वायरस है वो वायरस है डेन वायरस। डेंगू रोग का जो वायरस है वो वायरस है डेन वायरस। डेंगू रोग का जो रोगवाहक है वो है एंडीज मच्छर। चिकनगुनिया भी एंडीज मच्छर से होता है, डेंगू रोग भी एंडीज मच्छर से होता है, लेकिन चिकनगुनिया होता है अल्फा वायरस से और डेंगू रोग होता है डेन वायरस से। डेंगू रोग में क्या होता है? इसमें रक्त में बीमाणु की कमी हो जाती है, अर्थात रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बीमाणु की कमी हो जाती है। अगला है हाथी पांव रोग और इसका रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी पांव रोग जिसमें पांव है वो नीचे से हाथी जैसा सूज जाता है। तो हाथी पांव रोग का क्यूलेक्स मच्छर, हाथी पांव रोग है वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण हो जाता है, हाथी जैसा पांव हो जाता है। तो देखिए हाथी पांव रोग क्यूलेक्स मच्छर, डेंगू रोग एंडीज मच्छर, चिकनगुनिया एंडीज मच्छर, स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस से होता है। चेचक रोग का अन्य नाम स्मॉलपॉक्स है जिसमें वेरिओला वायरस के कारण होता है। और खसरा रोग किस वायरस की वजह से होता है? मारबोली वायरस की वजह से खसरा रोग होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।